देखो, उस पहली क्लास में टेंशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। क्या है समेशन कन्वेंशन? जैसे कोई भी सफिक्स अगर सुपरस्क्रिप्ट में भी है और सबस्क्रिप्ट में भी है तो आप उसका मतलब समझो कि सम करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी टर्म ले लो, आपने एक टर्म ले लिया u, यहां पर आपने लिख दिया i और यहां पर लिख दिया आपने i। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर कोई सफिक्स लोअर पोजीशन में आ जाए और अपर पोजीशन में आ जाए तो आप इसका मतलब समझेंगे समेशन, और वो जो सफिक्स है उसकी रेंज अगर दी जाती है तो ठीक बात है, नहीं तो हम रेंज क्या लेके चलेंगे n पर। तो देखो क्या हो जाएगा, u1 1 प्लस u2 2 प्लस u3 3 प्लस एंड सो ऑन और un। मतलब ये भी नहीं सोचना है कि जैसा टर्म आपने पिछली क्लास में देखा था वैसा ही कोई टर्म हो। पिछली वाली क्लास में आपने एक टर्म जो है ऐसा लिखा था a x, यहाँ i और यहाँ पर i था, तो क्या मतलब हो गया था a1 x1 a2 x2 a3 x3 an xn। तो ये ना सोच लो कि बिल्कुल ऐसा ही टर्म दिखेगा, ये नहीं समझना है। अगर कोई सफिक्स किसी टर्म में लोअर पोजीशन में भी है और अपर पोजीशन में भी है तो उसका सीधा मतलब क्या है, समेशन। जैसे एक टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे u एक ही टर्म है और सफिक्स जो है i है, लोअर में भी है अपर में भी है, ये मतलब हो। जैसे ये लिखा हो देखो x y i z i, ऐसे लिखा। आइंस्टाइन के हिसाब से आपको चलना है। आपने देखा कि यहाँ पर जो एक सफिक्स है आई वो सबस्क्रिप्ट में भी है और सुपर में भी है, तो आइंस्टाइन के हिसाब से इसका मतलब क्या समझा जाए, समेशन। और उस सफिक्स की अगर रेंज दी जा रही है कि 1 से लेके 5 तक है या कहां तक है तब तो ठीक बात है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से रेंज क्या लेके चलेंगे, 1 से लेके n तक। तो इसका मतलब ये है x y1 z1, z की पावर 1 नहीं है, ठीक है ना, प्लस x y2 z2 प्लस x y3 z3 प्लस एंड सो ऑन और x y n z। ये है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। ठीक, और ये जो सफिक्स होता है डमी सफिक्स होता है। ये जो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का जो ये सफिक्स है वो कैसा होता है, डमी सफिक्स होता है। डमी क्यों कह रहे हैं? जैसे कि यू आई का मतलब ये है, तो अगर कभी ऐसे लिखा जाए यू के तो इसका मतलब भी यही समझा जाएगा। तो चाहे सफिक्स आई लगा हो या फिर के लगा हो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही जैसा। अगर ऐसे लिखा जाए UMM तो भी यही मतलब है। यानी कि सफिक्स बदल देने से अगर रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, सफिक्स बदल देने से, जैसे कि यहां पर सफिक्स कैसा है आई है तो इसका मतलब ये है, यहां पे सफिक्स क्या है के, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इसका मतलब भी यही है। और यहां पे सफिक्स क्या है mm, तो आइंस्टाइन के हिसाब से इसका मतलब क्या है, वही है। देखो चाहे हम सफिक्स आई लगा दें या फिर के लगा लें या फिर mm लगा दें, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे सफिक्स को क्या क्या कहते हैं, डमी सफिक्स। लेकिन अगर लिमिट अलग अलग होगी नहीं होगी इस तरीके की सिचुएशन। अगर एक कोई सफिक्स जो नीचे भी है, लोअर में भी है और अपर में भी है तो उसकी लिमिट्स अलग अलग नहीं होंगी, या तो लिमिट्स दी जाएंगी और
वो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इस सफिक्स की लिमिट अगर जो है 1 to 5 है, इसके लिए भी क्या है 1 to 5, इसके लिए भी क्या है 1 to 5, ये बाउंडेशन है। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में ये क्या है बाउंडेशन है, और नथिंग से कुछ नहीं कहा गया। तो देखो इसका मतलब भी हम क्या लेकर चल रहे हैं, आई का मतलब 1 से लेके n, सिमिलरली इस k का मतलब भी क्या है 1 से लेकर के n, और यहाँ m का मतलब भी क्या है 1 से लेकर के n। ठीक है ना ये बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखी है। और डमी सफिक्स यानी अगर हम किसी सफिक्स को बदलें लेकिन रिजल्ट्स पे कोई फर्क ना पड़े तो ऐसे सफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं डमी सफिक्स। और याद रखो कि जो सफिक्स लोअर पोजीशन में भी है और अपर पोजीशन में भी है वो हमेशा कैसा सफिक्स है डमी सफिक्स है। जैसे यहाँ पर आपका k कैसा सफिक्स है डमी, m भी कैसा है डमी, i भी कैसा है डमी, सिमिलरली यहाँ पर भी कैसा है डमी, यहाँ पर भी ये कैसे है डमी। जैसे अगर ये लिखा जाए x y j z j, तो जो इसका मतलब है राइट हैंड साइड में वही मतलब इसका भी तो होगा। तो चाहे हम सफिक्स आई लगाएं या जे लगाएं लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क, ये सफिक्स कैसे है डमी सफिक्स है। अच्छा, अगर हम कभी सिचुएशन इस तरीके की देखें कि हम सफिक्स अगर बदलें और रिजल्ट जो है वो बदल जाए तो फिर वो रियल सफिक्स कहलाएगा। कैसा सफिक्स कहलाएगा रियल। जैसे देखिएगा एक टर्म ले लेते हैं इस तरीके का और उस टर्म को लेकर के इस बात को समझते हैं। एक टर्म हमने ले लिया ए आई एक्स आई और यहां पे लिख दिया के। एक टर्म और ले लिया कैपिटल ए आई कैपिटल बी आई और यहां पे लिख दिया एम। ठीक है ना? अब जरा इसका मीनिंग समझते हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन जो आपका कन्वेक्शन था उसके हिसाब से अगर कोई सफिक्स लोअर में भी है अपर में भी है और उसकी रेंज नहीं दी जा रही है तो हम उसकी रेंज n तक लेकर के चलेंगे और उसका मतलब है समेशन। तो सोचना शुरू करो यहाँ पर इस i को लेकर के, क्योंकि i यहाँ पे कैसा सफिक्स है डमी है। तो जब i = 1 है तो ये होगा, बट तुम k के बारे में ऐसा नहीं सोच पाओगे ना, i के बारे में सोच पा रहे हो कि i जो है सफिक्स किसको सपोर्ट कर रहा है आइंस्टाइन के समेशन जो कन्वेक्शन था कन्वेंशन था उसको सपोर्ट कर रहा है। कन्वेंशन कन्वेक्शन नहीं कन्वेंशन। फिर जब आपने i की वैल्यू 2 ली तो a2 x2 k, जो चीज i के लिए ना i = 1 से लेके n, k के लिए थोड़ी ना, k के लिए क्यों नहीं है क्योंकि k यहां पर वो सफिक्स नहीं है जो आइंस्टाइन के समेशन कन्वेंशन में था। फिर अगर आप 3 लेते हो i की वैल्यू तो क्या बनेगा a3 x3 और k, ऐसे n तक जाओगे तो बनेगा am xm और ये k। ठीक है ना? अब यहां जरा देखिएगा, यहां पर जब आप लिखोगे तो लिखोगे a1 b1 और m, यहां पर आप आओगे तो लिखोगे a2 b2 और ये m, फिर यहां लिखोगे a3 और b3 और ये m प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा am dm और लास्ट में आपका लिखोगे। अब आप देखिए अगर हम यहां से k को हटा दें, यहां से हम k को क्या कर दें हटा दें, और यहां से हम m को हटा दें, तो फिर जब k को भी हटा दे रहे हैं और m को भी हटा दे, दोनों का मतलब कैसा हो गया एक जैसा। केवल टर्म में जो एक्सप्रेशंस हैं यहां पर आपने कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, यहां पर आपने क्या लिखा कैपिटल ए, और यहां पर आपने x लिखा, यहां पे क्या लिख लिया b। बाकी मीनिंग तो वही है ना, लेकिन यहां पर इस k की वजह से ये और ये कैसे हैं अलग अलग है। मतलब यहां पे k का मीनिंग कुछ अलग है और यहां पर m का मीनिंग कुछ अलग है। यहां पर हम i की जगह पर j डाल दें सिचुएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम i की जगह पर कोई सफिक्स और ले आए रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जो ये के है इसको अगर बदलेंगे तो रिजल्ट पे फर्क, तो के कैसा आपका सफिक्स हो जाएगा, रियल। के कैसा सफिक्स हो जाएगा, रियल। तो किसी भी टर्म में ऐसा सफिक्स जिसको बदल देने से रिजल्ट्स बदल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल सफिक्स। और किसी भी सफिक्स में, किसी भी टर्म में ऐसा सफिक्स जिसको हम बदल दें और रिजल्ट में कोई चेंज ना आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डमी सफिक्स। तो डमी सफिक्स पिछली क्लास में बताया जा चुका है और रियल सफिक्स अभी हम बता रहे हैं। कोई भी सफिक्स आपको दिखता है, अगर आप उसको चेंज कर दें रिजल्ट में कोई चेंज ना आए तो डमी सफिक्स है। और उसकी एक पहचान भी आप समझ लो कि जो डमी सफिक्स होगा ना उस टर्म में लोअर में भी आएगा, और ये उसकी पहचान है। आइंस्टाइन का जो समेशन कन्वेंशन है उसकी ये पहचान है, ठीक है ना। और जो आपका रियल सफिक्स है वो या तो अपर में आएगा या फिर किस में आएगा, लोअर में आएगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो आप, रियल सफिक्स। रियल सफिक्स क्या लिख सकते हैं रियल सफिक्स के बारे में? एक तो ये लिख सकते हैं कि ये ऐसा सफिक्स होता है जिसको अगर हम बदलेंगे तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। एक तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि ये ऐसे सफिक्स होते हैं जो किसी टर्म में रिपीट नहीं होंगे। जैसे यहाँ आई और आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो डमी है। आई और आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डमी है। लेकिन यहाँ पर जो के है वो इसके साथ है लेकिन कहीं और है, तो रियल सफिक्स के लिए ये भी लिखा जा सकता है कि ये सफिक्स किसी भी टर्म में या किसी भी इक्वेशन में रिपीट होते हुए आपको नजर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। सफिक्स कहाँ लगते हैं, या तो सुपर में लगते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट में लगते हैं, ये बात पक्की है। जो सफिक्स हैं या तो वो कहाँ लगेंगे, सब में या सुपर में, या तो नीचे लगते हैं या फिर ऊपर। तो जो रियल सफिक्स होते हैं रिपीट नहीं होते हैं। मतलब अगर किसी टर्म में रियल सफिक्स नीचे है तो फिर वो कहीं पर भी ऊपर, और अगर वो कहीं पर ऊपर तो फिर फर्दर कहीं नीचे, नीचे वाली पोजीशन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिखें आप, these are suffix which not repeat. These are suffix which not repeat in given term, which not repeat in given term, which not repeat in given term। ब्रैकेट में लिख दो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कोई इक्वेशन, टर्म मतलब कोई पद, ठीक। उसके बाद अपने लिए लिख लो किसी टर्म ब्रैकेट में एक्सप्रेशन में अगर किसी सफिक्स को चेंज करने से, अगर किसी सफिक्स को चेंज करने से, अगर किसी सफिक्स को चेंज करने से रिजल्ट बदल जाते हैं, रिजल्ट बदल जाते हैं, तो ऐसे सफिक्स रियल सफिक्स कहलाते हैं। तो ऐसे सफिक्स रियल सफिक्स कहलाते हैं। तो ऐसे सफिक्स रियल सफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। और अपने समझने के लिए हमेशा याद रखना कि जो डमी सफिक्स होगा वो टर्म में, एक्सप्रेशन में
सुपर पोजीशन में भी होगा और सब वाली पोजीशन में भी होगा, नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा। और जो आपके रियल सफिक्स होंगे वो आपके केवल एक ही पोजीशन में होंगे, ठीक है ना। जैसे एक टर्म लिखते हैं आपके लिए, हमने लिखा u v x y, यहां लिखा अल्फा, यहां लिखा j, यहां लिखा k, यहां लिखा m और यहां लिखा बीटा और यहां लिखा बीटा, यहां लिखा L और यहां लिखा M। ध्यान देना। तो इस टर्म में आपके जो डमी है वो कौन कौन है? बीटा और L कैसे डमी है? पक्का ना, क्योंकि जो L वाला जो सफिक्स है वो दोनों ही पोजीशन पे आ रहा है, लोअर में भी आ रहा है, अपर में भी आ रहा है। और जो बीटा वाला भी वो भी कैसा डमी है। और कौन कौन से सफिक्स है जो रियल है? M है, K है, J है और अल्फा। ठीक है ना, क्लियर ये बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? तो कोई भी टर्म अगर आपके सामने आता है तो आप उसको जल्दी से कैसे पकड़ें? तो अगर किसी टर्म में अवेलेबल सफिक्स नीचे वाली पोजीशन में भी है, ऊपर वाले में भी है, तो डमी हो गया। और अगर कोई आपका जो सफिक्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, अगर वो ऊपर है तो कहीं नीचे नहीं दिख रहा है, और अगर नीचे वाली पोजीशन में तो कहीं ऊपर नहीं दिख रहा है, तो वो कैसा सफिक्स है? रियल सफिक्स है। ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक, इसका मतलब जरा ये बताना कि क्या ये सही है? क्या ये सही है? ए आई एक्स आई अल्फा इज इक्वल टू ए जे एक्स जे बीटा। क्या ये सही? गलत है ना? मैंने पूछा कि क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप बता रहे हो नहीं सही है। बात आपकी सही है, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, लेकिन समझ भी पा रहे हो कि नहीं? जैसे देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आइंस्टाइन के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि जैसे तुमको डमी सफिक्स दिखाई दे, समझ जाना कि आइंस्टाइन का समेशन फंडा लगाना है। आई की वैल्यू क्या है? 1 से m। तो इसका मतलब LHS का मतलब हो जाएगा a1 x1 अल्फा और a2 x2 अल्फा और a3 x3 अल्फा एंड सो ऑन, और an xn अल्फा। ओके, और यहां पर ये जो राइट हैंड साइड में जो सफिक्स j है वो भी कैसा? डमी। और आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई डमी सफिक्स दिखता है और उसकी रेंज आपको नहीं दी जाती है, तो हमेशा कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा आपका a1 x1 बीटा, a2 x2 बीटा एंड सो ऑन, और लास्ट में an xn और ये बीटा। तो क्या ये मतलब एक ही आंसर है? नहीं, ये तो गलत, मीनिंग जो है अलग अलग है। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। और इसको अलग किसने बनाया? यहाँ पर a1 x1 है, यहाँ पर भी a1 x1 है, लेकिन जो अल्फा यहाँ पर है और यहाँ पर जो बीटा है, इसको क्या बता रहे हैं? अलग अलग है। क्योंकि अल्फा वाला जो सफिक्स इधर लगा हुआ है वो डमी नहीं है, वो रियल है। और इधर जो बीटा वाला सफिक्स है वो डमी नहीं है, वो रियल है। और जो रियल सफिक्स होते हैं आप उसको चेंज, यानी कि अल्फा और बीटा एक जैसे नहीं है। और जब अल्फा और बीटा एक जैसे नहीं, तो क्या ये टर्म और ये टर्म एक जैसा है ना? एंड दैट इज व्हाई ये दोनों जो है बराबर नहीं है। ठीक है ना? पक्का ये? ठीक। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ट्यून्ड करना है और आगे मूव करना है। जैसे कोई भी इक्वेशन है और वो कुछ लोगों पर डिपेंड करती है, तो आपकी एक हैबिट है उसको लिखने की। सपोज कर लो कि हमने एक इक्वेशन बनाई और वो ये है x² + 2x + 7। तो आप इस इक्वेशन को देख करके क्या कहते हो? ये इक्वेशन x का फंक्शन है।
ठीक है ना। फिर एक इक्वेशन बनाई एफ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। आपने देखा कि इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो आप कहते हो कि ये इक्वेशन फंक्शन ऑफ क्या है एक्स वाई जेड, ये वाली इक्वेशन फंक्शन ऑफ क्या है एक्स, ऐसे आप लिखते हो। इसी तरीके से हमारे पास में कोई फंक्शन है फाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का क्या मतलब है कि वो इक्वेशन x पे भी डिपेंड करती है, y पर भी डिपेंड करती है, z पर भी डिपेंड करती है। फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि वो इक्वेशन किस पर डिपेंड करती है x पर। तो हमारे पास में एक फंक्शन है फाई और ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये टेंसर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो आपका फाई है ना, ये टेंसर फैमिली का फंक्शन है और टेंसर फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं n। वहां पर जो वेरिएबल्स हो सकते हैं कितने हो सकते हैं n, जो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कितने हो सकते हैं n। तो ये जो फाई वाला फंक्शन है, हमने कहा ये फाई डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन n वेरिएबल्स, n वेरिएबल्स। जैसे यहां पर फंक्शन डिपेंड करता है केवल 3 वेरिएबल पे x y z, यहां पे फंक्शन केवल डिपेंड करता है एक वेरिएबल पर। तो हमारे पास में जो फाई नाम का फंक्शन है वो डिपेंड करता है कौन से n वेरिएबल्स पर। तो n वेरिएबल्स को हम पिछली क्लास में कैसे लिख सकते थे या लिख चुके हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं n वेरिएबल्स को। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, तो आप जनरली x y z करके लिख लेते हैं। कुछ और भी सिंबल ले सकते हैं, u v w ले सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 2 वेरिएबल्स कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे u, v 2 वेरिएबल है। अगर हम आपसे कहें कि 5 वेरिएबल कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x y z u और v। लेकिन अगर हम आपसे बोले n वेरिएबल तो प्रॉब्लम आएगी ना भाई, ये जो आपके ABCD वाले जो सिंबल है वो तो 26 के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई ABCD x y z को फॉलो करो तो तुम कितने वेरिएबल लिख सकते हो, 26। लेकिन हमने n ले लिया, पता नहीं n का मतलब क्या है, n का मतलब हो सकता है कि 500। तो n वेरिएबल्स कैसे लिखेंगे, तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स लिखते हैं ऐसे x1 x2 x3 डॉट 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 xn, या फिर ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn। और ये भी बताया था कि ये आपके जो है सफिक्स हैं, इनको पावर मत लिख देना, x की पावर 2 मत पढ़ना। अगर आप इन पर पावर लगाते हो तो पहले इन वेरिएबल्स को ब्रैकेट में बंद कर दो, उसके ऊपर पावर लगा दो। जैसे कि तुम्हें इस पर पावर लगानी है, ये क्या है वेरिएबल है, तुम्हें इस पे पावर लगानी है, तो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर बंद करो फिर ऊपर पावर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई नाम का जो ये टेंसर है जो कि मल्टीपल डायरेक्शंस रखता है और n वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। वो n वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, फाई डिपेंड अपॉन n वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। ठीक है, ये बात जो बात हमने लिखी है ना, ये जो बात हमने लिखी है, इसी बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये स्टेटमेंट ना दो, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू फाई x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। यानी इसको भी यही पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका होगा कि एक हमारे पास में फंक्शन है फाई और वो फाई नाम का फंक्शन इन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, इन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। पहले हमने लिखा, मतलब पहले डिटेल में लिखा और बाद में उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। अगला देखिएगा, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो S इज इक्वल टू S और लिखा हो ऐसे x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो ये जो चीज लिखी हुई है इसको समझना है। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे S नाम का, जो S नाम का जो फंक्शन है
फंक्शन है ये डिपेंड करता है n वेरिएबल्स, चाहे आप कहो n वेरिएबल्स या आप ये कहो n कोऑर्डिनेट्स, और उन कोऑर्डिनेट्स के नाम क्या है x1 x2 और x3। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना? तो अगर आप लिख करके नहीं बताना चाहते, आप चाहते हैं कि लोग जो है आपकी बात को इशारों में समझ जाएं, तो ये लिखने का तरीका है। ठीक, और कोई टर्म ले लिया जो, जैसे हमने यहां पर एक और टर्म लिया, नाम लिया, उसको दे देते हैं नाम कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, x1 x2 x3। इसको कैसे पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन है कैपिटल एक्स और वो डिपेंड करता है 3 वेरिएबल्स पर, और उन 3 वेरिएबल्स के यहाँ पे नोटेशंस क्या है x1 x2 और x3। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन हम जो है टेंसर की जब बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि आपका जो वो टेंसर है वो कैसा n डायमेंशनल में है। तो जब n डायमेंशंस की बात करोगे तो 3 की तो अपने आप ही बात हो जाएगी ना भाई। अगर यहाँ पर आप n की बात कर रहे हो और किसी ने कहा केवल 4 है, x1 से लेके कहां तक जाएगा x4 तक। ठीक है ना? ये बात तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैपिटल X नाम का फंक्शन डिपेंड करता है वेरिएबल्स, चाहे वेरिएबल्स कहो या कोऑर्डिनेट कहो, x1 x2 x3 पर। n डायमेंशंस की बात होगी तो वेरिएबल्स n होंगे, 3 डायमेंशंस की बात होगी तो वेरिएबल्स 3 होंगे, 4 डायमेंशन की बात होगी तो वेरिएबल 4 होंगे। टोटल डिफरेंशिएशन, जैसे कोई भी फंक्शन जिन जिन बातों पर डिपेंड करता है, जैसे सपोज कर लो कि आपके पास में कोई फंक्शन है और वो वेरिएबल 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है x, y, x, y, z। ये तुम्हारे लिए ज्यादा प्रैक्टिस आपने इस पर की है ना, तो पहले बात को उसे समझते हैं। तो एक फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल x, y पर डिपेंड करता है, इसका टोटल डिफरेंशिएशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? df इज इक्वल टू डेवर f अपॉन डेवर x dx प्लस डेवर f अपॉन डेवर y dy। ये टर्म हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, तब आपसे पूछा भी था कि इसको आप पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, तो पता चला था नहीं पढ़ा। अब जैसे इसी तरीके से कोई फंक्शन है, चलो मान लेते हैं फाई है, और वो डिपेंड करता है x पर भी, y पर भी, z पर भी, u पर भी और v पर भी। इसका टोटल डिफरेंशिएशन लिखना है, तो लिखेंगे d फाई इज इक्वल टू डेवर फाई डेवर x dx, डेवर फाई डेवर y dy, डेवर फाई डेवर z dz प्लस डेवर फाई डेवर u du प्लस डेवर फाई डेवर v dt। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो 100 गुण, नहीं पढ़ चुके हैं तो इसकी ये आदत आपको जो है बनानी चाहिए, जानना चाहिए। ये आदत है भाई, मैथ आपको बताती है और फिजिक्स में हम इस आदत को यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उस बात पर आ जाते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? n पर डिपेंड करता है, तो n तक लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये जरा नोट कर लो, काम की चीज है, और फिर हम आपको एक नया पॉइंट और करा देते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या कहानी?
हमारे पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। याद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ये सुनते थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता था? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। लेकिन यहाँ पर वो 3 डायमेंशन नहीं है। अगर 3 डायमेंशन है तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और 4 डायमेंशन है तो फिर कुछ और होगा। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक कोई डायमेंशन और होगी। यहाँ पर एन डायमेंशनल है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एन डायमेंशनल है, एन डायमेंशनल है। और एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये भी हमारा एन डायमेंशनल है। another frame of reference n डायमेंशनल, n डायमेंशनल। हमारे पास में एक पॉइंट है P या कोई भी सपोज कर लो। तो जब हम उस पॉइंट को इस फ्रेम में देखते हैं, जब हम उस पॉइंट को इस फ्रेम में देखते हैं तो पॉइंट के हमको क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो मान लेते हैं इस फ्रेम को कुछ नाम दे देते हैं। इस फ्रेम का नाम है S और इसका नाम क्या है? S डैश। ठीक है ना? ये जो n डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको मैंने S नाम दे दिया, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हमने नाम दे दिया S डैश। ठीक है? तो किसी पॉइंट सपोज कर लेते हैं पॉइंट का नाम P है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस वाले फ्रेम में, इन फ्रेम S, कोई पॉइंट है P नाम का, और जब हमने इस पॉइंट P को इस वाले फ्रेम में देखा, इस वाले फ्रेम से देखा, तो उस P के हमको क्या मिले? कोऑर्डिनेट मिले। क्या क्या मिले कोऑर्डिनेट? तो किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इन फ्रेम S गिवन एज, तो कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x1, x2, x3, xn। डन ये बात? इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हमने इस फ्रेम से देखे, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकाले, ये बात हमारी समझ पा रहे हो ना? भाई देखो ना, आपके पास में कोई पॉइंट होता था, तो जब आपके पास में कोई पॉइंट होता था तो आप लिखते थे कि इसके कोऑर्डिनेट है x, y, लिखते थे ना? लेकिन जब आप पोलर में जाते थे तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाते थे? r cos थीटा, r sin थीटा। तो देखो पॉइंट वही है, बट एक फ्रेम से उसके कोऑर्डिनेट x, y है, और किसी दूसरे फ्रेम से कुछ अलग है। ठीक है ना? इसी तरीके से कि S फ्रेम से P वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, क्योंकि n डायमेंशनल है तो n कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि n डायमेंशनल है तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे? n होंगे। उसी पॉइंट P के जब S डैश से कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या क्या है? तो सेम पॉइंट P having coordinates with respect to frame S dash such as, जब उसी पॉइंट P के दूसरे फ्रेम से कोऑर्डिनेट देखे गए तो वो है x1 लगा ही चुके हैं, x बार 1, x बार 2, चाहे तो हम यहां पर नीचे 1 2 लगा सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा भी आप कंफर्टेबल समझे। यानी बार लगा करके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जा रहे हैं वो किस फ्रेम में है? S डैश में, और बिना बार के जो लिखे जा रहे हैं वो, ठीक है ना, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। क्लियर ये बात? अब हमें क्या पता चला कि जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो पता चला कि ये जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ना x1 बार, ये कोऑर्डिनेट इन सब पर निर्भर करता है, इन सभी पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो जो बात हम कह रहे हैं उसको मैथमेटिकल लुक देना पड़ेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन में पता चल गया, ये ऑब्जर्वेशन में पता चल गया कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है
वो फ्रेम एस के इन सभी कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता है, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो भी इस फ्रेम के सभी पे निर्भर करता है। तो मतलब जो कह रहे जरा देखना कि हमें पता चला क्या पता चला, जरा गौर करना, x बार 1 इज इक्वल टू x बार 1 ब्रैकेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn। अभी आपको पता है इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे तो पढ़ेंगे कि x बार 1 निर्भर करता है इन सभी पर। तो x बार 1 खुद एक कोऑर्डिनेट है जो s डैश फ्रेम का है, और ये निर्भर करता है उन सभी कोऑर्डिनेट्स पर जो कि फ्रेम s के हैं। सिमिलरली हमें ये भी पता चला कि x बार 2 निर्भर करता है x1 x2 x3 xn। समझ पा रहे हैं ना बात को? मतलब ये हमारे एक्सपर्ट्स ने ये ऑब्जर्वेशंस किया और ये बताया, उसने जो बताया हम केवल उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और लिखने का जो तरीका है वो कौन सा, मैथमेटिकल तरीका है, तो इसके ठीक पहले हम बता चुके हैं। इसी तरीके से x बार 3 ये निर्भर करता है x1 पर, x2 पर, x3 पर, डॉट 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 xn। ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा भाई, ये ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो जो लास्ट वाला है x बार n, जरा देखो वो क्या करेगा, x बार n निर्भर करता है किस पर, x1 पर, x2 पर, x3 पर, डॉट डॉट डॉट, और ये xn। क्लियर है बात? बताओ कितनी इक्वेशंस हैं, ये n इक्वेशंस हैं। अब ये जो n इक्वेशन है, जब ये हमें पता चली तो एक्सपर्ट्स कहता है कि जो ये n इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये जो n इक्वेशंस हैं, ये n इक्वेशंस लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सच एज। तो कहा गया x बार i इज इक्वल टू x बार i x1 x2 x3, सॉरी हम लोगों ने सफिक्स कहां लिया ऊपर, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, जहां वेयर i बराबर 1 to n। देखो आ गया, जब आप लोगे i बराबर 1 ये वाली इक्वेशन मिलेगी ना, जब तुम लोगे i बराबर 2 तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। यानी ये जो n इक्वेशंस हैं, आप उन n इक्वेशंस को एक ही इक्वेशन में लिख सकते हो ना? इतनी बात क्लियर? आइए यहां पर ये जो n इक्वेशंस थी वो n इक्वेशंस इस अकेली इक्वेशंस में शामिल हो चुकी है। जैसे आपने ये लिखा ना, हमें पता चला कि ऐसा है, तो ऐसा तभी होता है जब ये जो आपका फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, आप देख सकते हो ये एक फंक्शन ही तो हो गया, ये भी एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यहाँ पर x बार 1 एक फंक्शन है जो इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और x बार फंक्शन है, x बार 2 एक फंक्शन जो इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा कि एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक फ्रेम के सभी कोऑर्डिनेट्स किसी दूसरे फ्रेम के सभी कोऑर्डिनेट्स पर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, आंसर यहाँ ऐसा होता है, ऐसा तभी होता है जब सिचुएशन कैसी होगी, फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड हो,
सिंगल वैल्यूड का मतलब हो गया कि जब हम वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे तो हमको एक मान मिलना चाहिए और फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो, सतत भी हो। ये सारे टर्म जो है हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो, एक कोऑर्डिनेट्स, एक फ्रेम के सारे कोऑर्डिनेट्स दूसरे फ्रेम के सभी कोऑर्डिनेट्स पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है बारी बारी। तो क्या ऐसा होता है? आंसर है ऐसा केवल उन जगहों पर होता है जहां पर हमको कॉन्टिन्यूटी मिलती है, सततता मिलती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो समझो क्या मतलब होता है कि आपने जब वैल्यू डाली, जैसे मान लीजिए वेरिएबल की वैल्यू डाली तो अनंत नहीं आना चाहिए, मतलब मान निकलना चाहिए। जैसे सपोज कर लो आपके सामने इक्वेशन है y बराबर 1/x-2। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 लिखें तो y बराबर क्या मिलेगा, अनंत है। यानी कि x बराबर 2 के लिए ये फंक्शन आपका क्या दे रहा है, अनंत। ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अगर हम यहाँ पे +2 लेकर लगा दें तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू देता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की एक ही वैल्यू तो मिलेगी, एक मान मिलेगा। ऐसा नहीं y के दो मान मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। इस बात को भी सुन लो, लिखना नहीं है कि अगर किसी फ्रेम के n डायमेंशनल आपका फ्रेम है और उसके कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर इस तरीके से रिलेट होते हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब सिचुएशन में क्या बात हो, कॉन्टिन्यूटी की बात हो, सततता की बात हो, और दूसरा कौन सी बात हो, सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। ये रिजल्ट आ चुका है, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं यहां पर। तो x बार i इज इक्वल टू x बार i ब्रैकेट में x1, x2, x3 and so on xn, and where i बराबर है 1 2 3 डॉट 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 n, i बराबर 1 से लेके n तक है। चलो अब जरा टोटल डिफरेंशिएशन लिखो। अभी भी सिखाया था टोटल डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे। देखो d x बार i इज इक्वल टू, अभी आपको बताया ना मैं जैसे लिखा हूं f x y z, तो लिखेंगे d f इज इक्वल टू डेवर x डेवर f अपॉन डेवर x dx। यहां पर क्या लिखा जाएगा, डेवर x बार i डेवर x1 dx1। क्लियर है सभी को, पक्का ना? चलो दूसरा टर्म लिखो, प्लस डेवर x बार i अपॉन डेवर x2 dx2। ठीक है, तीसरा टर्म लिखते हैं, फिर लास्ट में nवां टर्म भी लिखते हैं। ये आ जाएगा डेवर x बार i x3 dx3 प्लस एंड सो ऑन, और ये लिख सकते हैं डेवर x बार i डेवर xn और dxn। ठीक है, ये आ जाएगा dx बार i इज इक्वल टू, ये जो चीज लिखी जा रही है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा डेवर x बार i और डेवर कह दो या डेल कह दो, जो भी आप पढ़ना चाहो, और यहां पर लिख दिया एक्स जे और डी एक्स जे, और यहां बता दें जे बराबर है 1 से लेके n। देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं, चेक करते हैं। जब रखेंगे जे बराबर 1 तो ये टर्म मिलेगा, जब j बराबर 2 लिखेंगे तो ये मिलेगा। यार i तो हमारा सफिक्स इंगेज हो चुका है ना, एक नया सफिक्स हमको लेना था, तो हमने देखो ये ले लिया, तो चल रहा है काम हमारा, बिल्कुल सही है। और जब j बराबर 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, ये तो बिल्कुल सही है।
चलो उनके पास आइंस्टाइन का समेशन कन्वेंशन। आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई सफिक्स नीचे भी है और ऊपर भी है, अगर कोई सफिक्स नीचे भी है और ऊपर भी है, हटाएं इसको। आप सिग्मा मत लगाए करो, अंडरस्टूड होता है। तो यहां पर लिखा है डी एक्स बार आई इज इक्वल टू डेबर एक्स बार आई, और यहां पर हुआ डेबर एक्स जे और डी एक्स जे। ये देखिए, मतलब समेशन मत लगाइए, अंडरस्टूड रहता है। वही चीज आ जाएगी फिर से, केवल सिग्मा क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। और हेडिंग थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये जो बार करके आई है वो किस में कोऑर्डिनेट्स है, एस डैश में, और जो बिना बार के है वो किस में है, एस में। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना। तो अभी तुमने जो है ट्रांसफॉर्म किया है एक्स बार को किसके साथ, एस के साथ, जो एस के कोऑर्डिनेट्स थे। और अगर इसका जस्ट उल्टा सोचते, जैसे कि हमने सोचा था कि एक्स बार जो है एक्स बार 1 x1 से लेकर के xn तक डिपेंड करता है, हमने तो ये सोचा था ना कि x बार 1 डिपेंड करता है x1 पर, x2 पर, ऐसे xn पर, ये सोचा था। अगर हम ऐसा सोचते कि नहीं, x1 जो है वो डिपेंड करता है x बार 1, x बार 2, x बार 3, ऐसे सोचते, उल्टा सोचते। अगर बात समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का ना। तो जब आप उल्टा सोचते तो यहां पे चीजें क्या हो जाती, बदल जाती। तो हम यहां पर क्या देखते, अभी हमको ये मिल रहा है, तब हमें ये मिलता एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, डॉट 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 एक्स बार एन। अब ऐसा मिलता ना, पक्का। ये तो तुम्हें तब मिला है जब तुमने ये सोचा है कि x बार 1 x1 से लेके x1 पर डिपेंड करता है, और x बार 2 x1 से लेकर के xn पर डिपेंड करता है। उल्टा सोचो, हमने कहा नहीं, ये जो x1 है वो सभी बार पे डिपेंड करता है। तो ये सिचुएशन ऐसे बनती नहीं बनती। तो ट्रांसफॉर्म करना मतलब एक से दूसरे में क्या कर देना, बदल देना। कहां पर नहीं, वो मैंने लिखा ही नहीं है, केवल x बार को लिख करके छोड़ दिया, मतलब एक बार बता, समझ पा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म करना मतलब एक कोऑर्डिनेट को दूसरे में क्या कर देना, बदल देना। तो ये हमने आपको जो है रिजल्ट यहां तक पहुंचा दिया। याद रखना कि इस रिजल्ट में चाहे ये वाला रिजल्ट हो, ये रिजल्ट है आपका, और जो ये वाला रिजल्ट है जिसमें बार लगा हुआ है वो किसी दूसरे फ्रेम के हैं, जिसमें बार नहीं लगा हुआ वो किसी अदर फ्रेम के हैं, और इन दोनों के बीच में रिजल्ट क्या बताता है, रिलेशनशिप। नोट कर लीजिए।